हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर को लेके चलेंगे बिजनेस स्टडीज का सीयूईटी डोमेन के ऊपर फोकस है। और मैंने पहले चैप्टर में भी कहा था कि पढ़ाई पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीयूईटी या बिजनेस स्टडीज तो कहीं पे भी काम आ सकती है। बट फिलहाल अभी फोकस सीयूईटी पे चल रहा है। तो अभी हम सीयूईटी के सेकंड चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 12th क्लास आल्सो, और यू कैन से इट्स द रिवीजन क्लासेस फॉर द बिजनेस स्टडीज आल्सो। तो कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या? सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर कि मैनेजमेंट को करते वक्त किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या सिद्धांत, क्या एक बेसिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। तो सिद्धांत का मतलब क्या है? जैसे बोलते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, नहीं जल्दी जल्दी एंड वाइज। तो एक सिद्धांत बनाया गया कि भी ऐसे करो तो अच्छी बात है। तो ये ट्रूथ है विच सर्व गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस फॉर, तो बोले जाते हैं गाइडलाइंस जो भी जल्दी सोओगे तो ही तो जल्दी उठोगे, तभी तो हेल्दी वेल्दी वाइज बन पाओगे। फॉर डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ मैनेजर दीस प्रिंसिपल्स ले डाउन द जनरल गाइडलाइंस। तो ये जनरल गाइडलाइंस है, तभी मैं बार बार वाली कोटेशन कोट कर रहा हूँ। जनरल गाइडलाइंस है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दिस इज द जनरल गाइडलाइंस नॉट स्पेसिफिक। तो यहाँ पे भी जनरल बात की जा रही है। तो नेचर एंड प्रिंसिपल्स को लेके चलते हैं। तो पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के अंदर हम क्या लेके चलेंगे? These principles are universal and can be applied in all types of organization। तो भैया मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर थोड़ा काम आएंगे, पर्टिकुलर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हर जगह काम आएंगे। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है, वेदर नॉन प्रॉफिट मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन। मैं कोचिंग सेंटर में बच्चों को फ्री में पढ़ाऊं या मैं पैसे लेके पढ़ाऊं, है तो भैया इंस्टीट्यूट ही ना। तो उसके लिए तो कुछ तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होंगे, क्या जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या नॉन प्रॉफिट में? आप बोलोगे बहुत, ठीक है, एमसीक्यू डिजाइन हो जाएगा। हमने तो आपको ये पढ़ा रहे थे एमसीक्यू किस तरह से डिजाइन हो रहे हैं, किस तरह से पढ़े जाएंगे। स्मॉल हो या लार्ज हो या गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन भैया। तो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आंसर लगाना भैया। इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन अप्लाई। जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब ये हो रहा है एक जनरल चीजें बताई जा रही हैं। जैसे बोलते हैं कि बच्चों पढ़ते वक्त एक टाइम पे एक काम करो, ये नहीं होना चाहिए कि गाने सुनते सुनते आप पढ़ रहे हो लाइक दिस। हाँ, तो दिमाग में दो चीजें एक साथ चल रही है तो जितनी आउटपुट चाहिए उतनी आउटपुट नहीं आ सकती, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। तो वो एक जनरल गाइडलाइंस हो जाएगी जो कि मैनेजर प्रॉब्लम बट ओनली गिव द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ये नहीं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा, बट एक जनरल चीजों को हम उस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि जो आज की पढ़ाई है वो क्या है? केस स्टडीज है, यानी कि R&D करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उन चीजों को जो जनरल गाइडेंस है या जो सिद्धांत है उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, और फिर उस थॉट्स में लेके आना है, उस मैनेजमेंट में लेके आना है और उसको ठीक। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डायनेमिक एंड, मैंने बताया था डायनेमिक का मतलब चेंजिंग, नॉट स्टैटिक। एक नहीं पत्थर की लकड़ी, मैंने पिछली बार भी बोला था। नहीं होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो प्रिंसिपल्स है फ्लेक्सिबल है, डेफिनेटली फ्लेक्सिबल है, इट कैन नॉट बी स्टैटिक। मेनली बिहेवियर, क्योंकि अभी हमने बताया इट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर क्या है, वहाँ के लोगों को काम करने का एटीट्यूड, एक्टिव क्या क्या सोचते हैं काम करते हुए। तो ये सारा इन्फ्लुएंस बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को डील करता है। तो फॉर बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ये बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वैसे कभी भी कोई भी काम करो ना तो किस कारण से हुआ और क्या इफेक्ट आएगा। जब हम ये एक थ्योरी या प्रिंसिपल को लेके चलते हैं तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो उस चीज पर हम लेके चलते हैं। These principles establish cause and effect relationship between two variables. It indicates the consequences of implementing a particular principle
ओवर ए गिवन सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपको कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, थ्रू द रिजल्ट्स में नॉट बी सेम, हालांकि रिजल्ट अलग अलग होगा। तभी तो बोल रहे हैं एक चीज को इंप्लीमेंट किया, उसका कॉस्ट क्या था, उसका इफेक्ट क्या है, दूसरी चीज को किया, उसका रिजल्ट। तो देखो बिल्कुल ऊपर वाली चीज आ गई, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, नीचे इंप्लीमेंट हो जाएगा कॉज एंड इफेक्ट। तो आगे क्या है, साथ में कॉन्टिजेंट। तो कॉन्टिजेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली काम करना है भैया, स्टैटिक नहीं होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बिहेवियर होना पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट देखना पड़ेगा। देखो सारी चीजें रिलेटेड, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वही तो कंटिन्यूटी है, डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। Therefore, principles have to be applied as per the requirement of the situation. तो जिस सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ चाहे भैया मोची बनने का कोर्स करो, मोची बनने वाला आज की डेट में मोची बनने का कोर्स मतलब एक तरह से मैं उसको अपग्रेड वर्जन बोलूं, शू डिजाइनिंग या अलग कोर्स में ज्वेलरी डिजाइनिंग। लेकिन आज से 50 साल पहले तो ऐसे कोई कोर्स नहीं होते थे। यानी कि आज की डेट में शू डिजाइनर भी हो रहा है, तो उसमें भी साइंस लग रही है, उसमें भी आर्ट लग रहा है, उसमें भी प्रोफेशनल आ रहा है। तो आज तक देख देख का विजन कितना बड़ा, उसको क्या आप रियलिटी में लेके आ रहे हो, नहीं लेके आ रहे, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। गॉट इट? Insight into reality. These principles enable manager to learn from past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly, ताकि भैया cause और effect देखा जाए। But optimum utilization of resources and effective administration. If you are not using the resources in a proper manner, तो वेस्टेज हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा, मिसयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो हमारे प्रिंसिपल्स तो खराब हो जाएंगे सारे के सारे। तो हमारे को देखना है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन बड़े अच्छे तरीके से किया जाए, जिससे कि प्रिंसिपल्स का मोटिव क्या है, यही मोटिव है ना, सिग्निफिकेंस आ रहा है उसका। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्फसिस दैट रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड इन सच ए मैनर दैट इट शुड, वही लिखा था कि बेनिफिट ज्यादा से। Scientific decisions. Management principles help in thoughtful decision making because they are based on logic. हवा में बात नहीं करनी, लॉजिक पे बात करनी। तो लॉजिक जो है कुछ ना तो साइंस के ऊपर आधारित है ना, कॉज एंड इफेक्ट। तो वो लॉजिक पे बात करेंगे तो साइंटिफिक डिसीजन है, ब्लाइंड फेथ पे काम नहीं करना, क्लियर कर लिखा ब्लाइंड फेथ पे काम नहीं करना। सब डिसीजंस आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडिस। तो ये हम पक्षपात नहीं करते, बायस का मतलब पार्शियलिटी नहीं करते, जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं भाई। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिकॉर्डिंग, वही रिक्वायरमेंट्स वो मैंने बताया था, फ्लेक्सिबल डायनेमिक। तो उसके हिसाब से तो मॉडर्न बिजनेस जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एवर चेंजिंग है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल बनना है तो आपको चेंजेस को स्वीकारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करोगे। देखो प्रिंसिपल क्या है, जनरल गाइडेंस। अब जनरल गाइडेंस को कहां पे कैसे फिट करना उसको तोड़ना मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैगी तो मैगी है, हाँ? उसमें अगर आपने सिंपली मैगी मसाला डाला तो नॉर्मल मैगी बन गई। आपने नॉर्मल मसाला नहीं डाला, मैं उसको नॉर्मल मसाला डालता, मैं अपने अलग से मसाले डलवाता हूँ तो वो अलग फ्लेवर आएगा। उसमें आप सब्जियां डलवाओ तो अलग फ्लेवर आएगा। टोमेटो मैगी बनाओ तो है तो मैगी ना, तो डिपेंड कर रहा है आपका क्या टेस्ट है। सेम ऐसी है, गाइडेंस तो गाइडेंस ही है, उसको कैसे यूज करना है, दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। फुलफिलिंग सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। देखो बिजनेस का एक बहुत बड़ा उसूल होता है कि आप जब समाज के लिए कुछ करोगे ना तो रेसिप्रोकेट करें, ठीक है ना। जैसे आप बोलो यार ऐसे तो नहीं होता कि बिजनेस में तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, यही तो दिमाग लगाना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं हमेशा स्पॉन्टेनियस एग्जांपल लेता हूँ, कुछ सोच के नहीं बोल रहा क्योंकि इतने साल हो गए। टोमेटो केचप, आप इमेजिन करो आज से अगर सपोज 30-40 साल पहले या 50 साल पहले टोमेटो केचप नहीं आती थी और किसी को लग रहा है कि यार पकौड़े के साथ कुछ होता ना,
तो मजा। और वो बोलेंगे यार टमाटर भूलते हैं, कुकर में सीटी दिलवाते हैं, उसको पीसते हैं, फिर करते हैं ये, वो कहेगा नहीं यार ऐसे ही खा लो छोड़। अब तो क्या है, बोतल का ढक्कन खोला, गैस डाला, 1 सेकंड में काम हो गया। अब वो जो 20 30 40 रुपए किलो टमाटर मिल रहे होंगे, वो 20 30 40 रुपए किलो की, 1 किलो की बोतल बनाता होगा या 2 किलो टमाटर डलते होंगे, उसको 200 रुपए की बना के बेच देता है। अब सामान तो उस पर डला है 30 40 50 रुपए का, पैकेजिंग ये वो मिला के और मिला लो 100 रुपए प्रॉफिट, मार्केटिंग में भी लगा लो 50 रुपए प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो सारा चीज क्या आ रही है, इनसाइट्स इनटू रियलिटी, दिस इज बिजनेस। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं ना, तो हम कामयाब, ना कि एक रैट रेस में चल रहे हैं कि भैया जैसे चल रहा है। Fulfilling social responsibilities. Management principles are evolved or developed to serve the demands of, देखो मैंने बता दिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लोगों का टाइम बचा रहे हैं, उनको काम लेडी दे रहे हैं, वो अपना दिमाग कहीं होना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट कोई ऐसे थोड़ा है कि चलो भाई आजा भाई तू मैनेजर, नहीं भाई आज की डेट में तो मैनेजमेंट की बहुत बढ़िया, तो बीटेक करने के बाद एमटेक करने के बाद भी एमबीए कर रहा है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट में जा रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है, रिसर्च होती है। तो क्या बोल सकते हैं, whether research is a part of the main, yes, whether education is a part, yes, whether training, yes। आपका क्वेश्चन इस तरह से आगे चलते हैं हम। फ्यूज प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली बात तो 14 प्रिंसिपल है और इसको कट कर दिया, टेलरिंग होता है ना, टेलरिंग टेलर, तो टेलर भाई साहब ने इसको कट कर दिया, तो इसको बाद में 4 कर दिया। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बन सकता है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या ये प्रिंसिपल फ्योल का है या टेलर का है, या फ्योल में 4 दिए इनमें से कौन सा नहीं है, या कौन सा है, या टेलर का कौन सा। तो आपको नाम याद करने पड़ेंगे बाय हार्ट। एक बार मैं समझा देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला लिखा हुआ है इसके अंदर हेनरी फ्योल। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, मेरे पेपर एमबी में आया था कि जैसे हायरार्की का प्रिंसिपल होता है, मैस्लो, उसका पूरा नाम क्या है, या क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो जाता है, फ्योल का पूरा नाम क्या है, डिजॉर्व फ्योल, हेनरी फ्योल, लेजिस फ्योल, कुछ भी आपको यार, मैं तो फ्योल ही याद किया, तो पूरा नाम क्या है, हेनरी फ्योल, ठीक है। इज नोन एज द फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो बोलेंगे हु इज द फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल। देखो एक लाइन में 2 क्वेश्चन फ्रेम हो गए। ही डेवलप्ड हिज ओन कांसेप्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अपने प्रिंसिपल्स बनाए 14। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटो, आसान है। अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी, मैंने पहले चैप्टर में बताया था, अथॉरिटी भी दो, रिस्पांसिबिलिटी दो, और अकाउंटेबिलिटी भी दो। भी तेरे से पूछेंगे ना, पैसे तेरे को दे रहे हैं, पावर तेरे को दे रहे हैं, लेटर तेरे को दे रहे हैं, कन्वेंस तेरे को दे रहे हैं, तो काम भी तो तेरे से पूछेंगे कितना करके लाया। डिसिप्लिन होना चाहिए, हर काम में डिसिप्लिन हो, इतना टाइम भी होना, इतना टाइम नहीं लगे, इतना पैसे लगे। यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदे को 10 10 लोग, 20 20 लोग, 50 50 लोग कमांड देने लग जाएंगे तो हो जाएगा। तो देखना होगा उसका सुपीरियर बॉस कौन है, वो उसको कमांड करे। डायरेक्शन, according to the principle, each group of activities having the same objective must have one head, one plan. If you have a lot of plans, spontaneously कुछ नहीं हाथ में आने वाला, एक को पकड़ो, एक पे काम करो। Subordination of individual interest to general interest, बड़ा अच्छा। In all situations, company's interest should be supersede the interest of individual। मेरा इंटरेस्ट है कि मेरे को बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अगर मैं बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा तो अपने आप इंस्टीट्यूट का गोल अचीव होगा। तुम्हारे को इंडिविजुअल गोल को कोरिलेट करना है कंपनीज के गोल के साथ। तो कंपनी का गोल जो है ऑटोमेटिकली ऊपर होता है, लेकिन वो अचीव कैसे होगा, जब हम सब मिलके काम करेंगे, जैसे स्कूल चलता है। अरे भैया पैसा तो चाहिए, सैलरी तो चाहिए। आजकल तो सिर्फ सैलरी की बात नहीं होती, आजकल और भी फैसिलिटीज होती हैं, रेस्पेक्ट होती है, डेजिग्नेशन होता है, प्लस पैसा होता है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कई जगह पावर एक ही जगह रखी जाती है, कई जगह पावर्स को बांटा जाता है। तो जब बांटा जाता है तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको याद करने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, सेंट्रलाइज्ड एसी होता है और डिसेंट्रलाइज्ड। घरों के अंदर एसी लगे होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कि मेरे कमरे में एसी लगा है, ड्राइंग रूम में एसी लगा है, अलग अलग यूनिट्स है ना, पावर पट्टी में है, लेकिन छत पे लगा है, बड़ी कोठी है, छत पे सेंट्रलाइज्ड है, उसमें डक्टिंग करा के पूरी एक चलेगा, सब ठंडा करे, ठीक है, बाथरूम का गैलरी, ये वो लॉबी सब कुछ, तो वो हो गया सेंट्रलाइज। और अलग अलग एसी में डिसेंट्रलाइज। सेम ऐसा पावर्स को जब बांट देते हैं तो डिसेंट, एक बंदा अपने पास पावर रखेगा,
तो आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है। जैसे प्रिंसिपल है सेंट्रलाइज, लेकिन पावर बांट दी है, भाई तू फिजिक्स पढ़ा केमिस्ट्री पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन, तो दोनों मिलेंगे तभी तो स्कूल चलेगा। स्केलर चेन एंड गैंग प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्केलर चेन रेफर्स टू द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम, इस तरह से हमारा होता था स्केलर चेन, या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। और गैंग प्लैंक होता था, ए ने बी से बोला, डी ने एफ से बोला, ठीक है, तो इस सेम सेम लेवल पे आ गया, दिस इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रहा है तो स्केलर चेन, और ये बीच में आ गया गैंग प्लैंक। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। तो top to bottom or should be followed by managers and their subordinates. और gangplank refers to the arrangement by which two managers working at the same level, ये मैंने बताया same level gangplank, ऊपर से नीचे ऐसे बन गया तो स्कैलर। ऑर्डर, किसी चीज का कोई ऑर्डर होगा, मैं थोड़ा करूंगा बच्चा चलो हम नीचे से चैप्टर शुरू कर लेते हैं, भैया ये कौन सा तरीका होगा, ऊपर से चलो ना कोऑर्डिनेट होके आएगा। अकॉर्डिंग टू द फ्लोर पीपल और मटेरियल्स मस्ट बी, अब चलो ऑर्डर की बात करें तो देखो, अगर रेस्टोरेंट में जाओगे तो पहले वेटर पानी लेके आएगा, फिर वो बोलेगा कि आपको वो क्या चाहिए, पहले स्नैक्स वगैरह का पूछता है, आप बोलोगे ठीक है, फिर वो मेन मील पे आता है, फिर वो डेजर्ट पे आता है, ऑर्डर है। पहले कभी पूछा वेटर को, भाई साहब वो आप क्या लोगे स्वीट डिश में, तो ये कुछ खाया नहीं स्वीट डिश की पहले बार मैंने भगा रहा है क्या, तो ऑर्डर तो ऑर्डर होना चाहिए। पीपल एंड मटेरियल्स must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency, तब उसका maximum efficiency निकलेगा। इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वल इन द आईज ऑफ मैनेजमेंट, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, बिलीफ नेशनैलिटी के आधार पर काम करना, भैया काम करना है तो काम के अकॉर्डिंगली चलेंगे ना, उसमें ये चीजें कहाँ से आ जाएगी, तो इक्विटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल का मतलब क्या होता है, हमारे स्टाफ एम्प्लॉइज, personnel should be selected and appointed after due and rigorous procedure, but once selected they should be kept at their position for a minimum fixed tenure। तो एक बार जब फिक्स हो गया, पहले तो उसका टेस्टिंग कर लिया तो हो गया सब कुछ सही है, अब वो एक दे दिया तो उसको लगना चाहिए यार मेरी पोस्ट अच्छी है और मैं टिक के काम कर सकता हूँ, तो ये नहीं है आज मुझे चल कल 2 महीने में चल रहा हूँ, सीखने का फायदा नहीं, आज 2 महीने के बाद तो चेंज ही करते जा रहे, फील नहीं आई। इनिशिएटिव, Few suggested that employees at all levels should be take initiative or action without any force or foundation। सोचने समझने की शक्ति भी दो ना उसको, दे दी है तो उसको पावर भी दो, डेलीगेशन। जैसे एक ना वो आर्टिकल्स में एक क्वेश्चन आता था, इफ बॉस कैन थिंक अ न्यू आइडिया तो बोलते थे बॉस इज ग्रेट, और जो एम्प्लॉई अगर एक नया आइडिया लेके आ रहा है तो बोलते हैं ज्यादा हीरो बन रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, जस्ट जोकिंग, जोकिंग क्या मतलब ये देखो कोरिलेट हो रहा है, तो हर एम्प्लॉय जो इनिशिएटिव ले रहा है उसको हमने प्रेज भी करना। एस्पिरिट ऑफ सिस्टम का क्वेश्चन बनता है, मतलब बताओ यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये लिखा हुआ मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी, हार्मोनी अमंग एम्प्लॉइज, आपस में यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये थे हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं टेलर भाई साहब की। तो टेलर भाई साहब के मैंने पहले बता दिया, नाम से क्लियर है, टेलर, टेलर ने टेलरिंग करी है, उसको कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो साइंटिफिक, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो बोल सकता है कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल किसने दिया, किसने दिया, टेलर ने। Scientific management means applying the scientific methods and tools to increase the output, its quality, reduce cost। तो यही तो चाहिए अपने को भाई, मेथड्स को इंप्रूव करे, टूल्स को, आउटपुट जिससे बढ़े, क्वालिटी बढ़े, कॉस्ट कम हो, वेस्टेज कम, से यही तो चाहिए कंपनी को, क्या चाहिए। It is a systematic and thoughtful approach which was developed by F.W. Taylor, पूरा नाम उसका था हेनरी फ्योल, हाँ, तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है। It stresses that there is always one best way of doing things। तो किस चीज पर फोकस कर रहा है आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो F.W. टेलर फोकस इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क, ध्यान देना पड़ेगा इसको।
According to Taylor, scientific management means knowing exactly what you want from men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way. हर एक आदमी से हम चाहते क्या वो बेस्ट वे में दे रहा है, चीपेस्ट वे में दे रहा है, दैट्स द गोल आइडिया. तो नीचे पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या सिद्धांत, यानी कि टेलर, एफडब्ल्यू टेलर, नाम याद करवा रहा हूं, एफडब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्यूल. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो कोई साइंस जो है वो फिर वही वाला डायलॉग, पत्थर की लकीर नहीं है भाई साहब, है? उसको दिमाग लगाना. साइंस भी कहाँ यूज होएगी. आप कोई मैथ का टॉपिक करते हो, फॉर्मूला होता है, तो आपको सोचना पड़ता है ना फॉर्मूला कहाँ यूज होना है. हर जगह पे हर फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा ना, तो यही चीज आपको सोचनी पड़ेगी. टेलर इज द व्यू दैट देयर इज वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग अ जॉब. This method should be developed through scientific study and analysis rather than wish of manager or hit and trial method. मैनेजर की मर्जी नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं, कहाँ यूज होना है, इट्स साइंटिफिक स्टडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज कि कौन सी चीज पे क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या मेथड, क्या टूल अपनाना है. तो नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी का मतलब भाईचारा यानी कि बैलेंसिंग. हर किसी से आप डिस्कॉर्ड के पॉइंट में, मतलब डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम चलोगे तो कंपनी नहीं चलेगी. तो ये आपस में मेल मिलाप होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है, तो वही चीज थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के थोड़ा चेंज कर दिया. कोऑपरेट करना है यानी कि सबको मिला के चलना है. इंडिविजुअल गोल नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन से कंपनी का गोल अचीव होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, development of each and every person to his her greater efficiency and prosperity. Adequate opportunities must be made available for employees so that they strive to improve their performance to achieve new heights in their careers. But it उसको भी मौका दो ना कोई आगे बढ़ने का. ठीक है. अब आ रहे टेक्निक्स. ये क्या चल रहे थे प्रिंसिपल्स, अब आ रही टेक्निक्स. फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप में आपने वो एक बार वो देखा होगा कि वो डायग्राम बनता है, जैसे ये मैनेजर है तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं. एक तो प्लानिंग वाला बन जाता है, एक वो प्रोसेस वाला बन जाता है. फिर उसके अंदर यहाँ पे लिखा है ना, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टेलर एडवोकेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ 8 फोरमैन. कितने की बात हो रही है, 8 की बात करते हैं. तो फिर ये जो है 8 में 4 इधर हो गए और फिर 4 इधर हो गए. ठीक है. जैसे लेगा रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट. इधर से हो गया डिसिप्लिन एंड रेस्पोर्ट, स्पीड बॉस और गैंग बॉस. तो इधर हो गया स्पीड, गैंग, रिपेयर एंड इंस्पेक्टर. और इधर हो गया था हमारा रूट का हो गया था, इंस्ट्रक्शन कार्ड का हो गया था, टाइम एंड कॉस्ट का हो गया था एंड डिसिप्लिन का. और ये सब के सब किस पे काम करेंगे, वर्कर पे काम करेंगे. ये सब के सब किस पे काम करेंगे, वर्कर के ऊपर काम करेंगे. ये बताते जाएंगे वर्कर को भी ये भी चीज देखनी है, ये भी देखनी है, ये भी देखनी, क्योंकि वर्कर को अब काफी चीजें देखनी पड़ती है. तो इस तरह से हमारा फंक्शनल फॉर्मेटशिप था. अगला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. It refers to the process of setting standards for every business activity. हर एक स्टैंडर्ड बना. मेरे पढ़ाने का स्टैंडर्ड है कि भैया मेरे को बात करते एग्जांपल देते हैं, केस स्टडी, बीच में कुछ कहानी, मेरा स्टैंडर्ड है. हर एक का अपना अपना स्टैंडर्ड हो सकता है. Nobody is wrong. So it refers to the process of setting standards for every business activity. हर एक business activity का अपना एक स्टैंडर्ड है. It can be standardization of process, raw material, time, product, machinery, methods and working. तो हर एक चीज के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड है कि मेरे को ये मटेरियल यूज करना है, मेरे को ये कॉस्ट यूज करनी है, मेरे को ये क्वालिटी यूज लाइक दिस. तो इसके हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी. सिंप्लीफिकेशन, ये तो वैसे बहुत अच्छा रूल होता है कि ज्यादातर कंपनीज कोशिश तो यही करती हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को अवॉइड करें, सिंप्लीफिकेशन को ज्यादा से ज्यादा लेते हैं. तो सिंप्लीफिकेशन मींस एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस साइजेस, अननेसेसरी चीजों को हटाओ. वैरायटीज एंड डायमेंशन, इट एम्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी. तो कुल मिला के मोटिव क्या, शुड बी सिंपल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है. मेथड स्टडी, कौन सा मेथड आप अपनाओगे किसी काम को करने के लिए, वो हो गया मेथड. अब इसी तरह से हमारे आगे बढ़ते जाएंगे.
फिर आ गया हमारा मोशन स्टडी। मोशन का मतलब किस किस चीज पे काम करोगे, लिफ्टिंग को उठाते हुए कैसे, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स को, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन। मोशन मतलब मोशन में है वो कोई चीज, उसको करते हुए क्या करोगे, टाइम के अकॉर्डिंगली, टाइम पे कितना टाइम देना है उसको, टाइम के ऊपर पूरी स्टडी होगी, ठीक है। ताकि फटीग का मतलब कितने एक्सर्शन ले सकते हैं, कब हम मेंटल हेल्थ पे थक सकते हैं, कितनी जान लगा सकते हैं। दिस स्टडी सीक्स टू फाइंड आउट द अमाउंट। क्वेश्चंस क्या बननी है ये ध्यान रखो, क्योंकि कई बार मतलब नहीं आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक में, आपको मेजरमेंट सारे पॉइंट्स हैं, ये है या ये नहीं है, या ये पॉइंट क्या बना, ठीक है। तो फटीग स्टडी हो गया। और उसके बाद आ रहा था, सातवें के बाद आठवां, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम वेज पेमेंट, तो वेजेस कई बार होते हैं ना, जैसे हम ट्यूशन की बात करें, पर आवर या मंथली, है ना। तो पर आवर वाला हो गया, पर पीस वाला है, मंथली का मतलब सैलरी टाइप, इस तरह से हो सकता है। मेंटल रेवोल्यूशन, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो दोनों को इंपॉर्टेंट, बिना वर्कर्स के ये फोरमैन वोरमैन कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना उनके मैनेजर कुछ नहीं कर पाएगा, बिना मैनेजर के सीईओ कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, आप यू कांट इग्नोर, तब एक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से चले, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर भी और हो गया, और मैंने बताया था एमसीक्यूज को हम बाद में लेंगे, तो पहले थ्योरी के बारे में